बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया अहम फैसला। असम में 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बंगाल के लिए भी 2 चरणों के उम्मीदवार तय। तो वहीं पीएम मोदी की स्वीडिश प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल समिति। आज कोरोना समेत कई मुद्दों पर हो सकती है अहम चर्चा। और लालू यादव के खिलाफ जेल मैनुअल उल्लंघन केस में झारखंड हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। राहत मिलने के नहीं दिख रहे कोई आसार। और न्यूजीलैंड में आया 8.1 तीव्रता का जोरदार भूकंप। सुनामी की चेतावनी हुई जारी। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। नमस्कार, भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं असम और पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए वीरवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में अहम फैसला लिया गया कि बीजेपी असम में कुल 92 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और इसके बाद पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी अहम चर्चा हुई। वीरवार देर रात तक यह बैठक चलती रही और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्विटर हैंडल पर बैठक की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है और इस बैठक में विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रीमो ने चुनाव समिति के सामने कहा कि अगर ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ती है तो वह उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो वहीं नंदीग्राम सीट पर बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी उम्मीदवार हो सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि बंगाल में 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। 1-2 दिनों में लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी। तो लगातार पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान जारी है और आपको बता दें कि असम में 92 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए वीरवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में अहम फैसला लिया गया और बीजेपी असम में कुल 92 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और इसके बाद पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। वीरवार देर रात तक यह बैठक चलती रही और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्विटर हैंडल पर बैठक की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, दिल्ली में जिस अहम फैसला लिया गया है, बैठक हुई है चुनाव को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर, और बता दें आपको कि असम और पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर यह चर्चा हुई है। क्या कुछ आगे की जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से भाजपा के अंदर जो बैठक हुई थी वो कहीं ना कहीं आसाम और पश्चिम बंगाल की जो सीटें हैं उनको बंटवारे को लेकर हुई थी और कहीं ना कहीं हर तरीके से यही कोशिश की जा रही थी कि आसाम की रणनीति और उसके अंदर कितनी उम्मीदवार उतारने हैं ये जरूर सुनिश्चित कर दिया गया है। मगर हाँ, ये जरूर है, आसाम के अंदर 92 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगी भाजपा और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के अंदर भी कोशिश की जाएगी। मगर जिस तरीके से लगातार बैठक चल रही है और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही थी कि हार का सामना ना करना पड़े, मगर कहीं ना कहीं भाजपा की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं दोहरी रहती है ज्यादातर। और यही देखने को मिलता है कि जिस तरीके से वोट बैंक जो उनके खाते में आते हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा को बढ़त दिलाते हैं और कहीं ना कहीं भाजपा इसीलिए कहीं ना कहीं अपनी रणनीति के लिए तैयार रहती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो पूरी देर रात तक ये बैठक चलती रही और इसके अंदर तमाम जो बड़े नेता थे वो भी शामिल रहे। तो और कहीं ना कहीं देखना होगा कि भाजपा की रणनीति कितनी कारगर होती है। जी तो राजीव, क्या लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से बीजेपी क्या नंदीग्राम सीट पर उतार सकती है शुभेंदु अधिकारी को?
देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात कर रहे हैं अभी चुनाव की, तो चुनाव की बिल्कुल अब तैयारी की जा चुकी है। आसाम को लेकर भी इन्होंने इसे जो सीट की दावेदारी की है, लगभग 92 सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। मगर जिस तरीके से बात करें नंदीग्राम की, तो कहीं ना कहीं लगातार कोशिश की जा रही है कि उनको भी उतारा लेकिन जाए। राजीव, असम में 92 सीटों पर अभी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है बीजेपी। जैसे असम की बात करें तो 92 सीटों पर जरूर उम्मीदवार उतार चुकी है, मगर कोशिश यही की जाएगी इसके अंदर कुछ फेरबदल किया जा सकता है। मगर अभी भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित जरूर है कि हर तरीके से आसाम के अंदर पूरी बहुमत के साथ भाजपा अपने कदम रख पाए। मगर जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भाजपा की कुछ ऐसी रणनीति भी है जिससे कहीं ना कहीं भाजपा पूरे बहुमत के साथ आ सके। मगर देखना होगा कि जो कल की जो बैठक थी पूरी देर रात चलती रही, इसके अंदर तमाम जो बड़े नेता थे, वो चाहता है वो अमित शाह हो या फिर कहें राजनाथ सिंह हो, मगर तमाम कोशिशें की गई है। इसके अंदर जेपी नड्डा भी शामिल थे, मगर लगातार यही है कोशिश है इसके अंदर कि आसाम के अंदर भाजपा की जो है बढ़त बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल 92 सीटों पर ही रहे। जी तो राजीव, क्या लगता है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने भी अपना अहम रोल दिखाया है। इन्होंने ये कहा है कि नंदीग्राम सीट मुझे दे दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी में एक अहम चेहरा माना गया था शुभेंदु अधिकारी को, और वो गढ़ है ममता बनर्जी का। क्या लगता है कि नंदीग्राम में अगर उनको सीट मिलती है, जगह मिलती है वहां पर, क्या ममता बनर्जी को टक्कर दे पाएंगे शुभेंदु अधिकारी? देखिए बिल्कुल बात करें शुभेंदु अधिकारी की, तो कहीं ना कहीं वो अगर वो ममता बनर्जी के सामने खड़े होते हैं तो यानी कि नंदीग्राम से, तो कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि वो ममता बनर्जी को टक्कर देने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर देखना होगा कि जो रणनीति बनाई जा रही है वो किस तरीके की बनाई जा रही है, और कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा क्योंकि ममता बनर्जी एक छोटा दायित्व नहीं रखती है और कहीं ना कहीं बहुत चाह रहा है, तो उनको टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं हर तरीके से पूरी रणनीति बनानी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत चाहिए, क्योंकि जिस वक्त ये चुनाव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जनता है वो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज भी है, और कहीं ना कहीं किसानों को लेकर भी कहीं ना कहीं दुविधा बनी हुई है भाजपा की। तो कहीं ना कहीं उस तरीके की रणनीति बनानी होगी ताकि जो उनको वोट बैंक है यानी कि आसाम के अंदर, वो कहीं ना कहीं भाजपा को मिल सके। मगर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो गढ़ गलाया जाता है नंदीग्राम, और कहीं ना कहीं यही देखना होगा कि ममता बनर्जी को टक्कर किस तरीके से दी जाती है, या फिर उस सीट पे हासिल करने के लिए ममता बनर्जी को किस तरीके की मात देनी होगी। मगर यही देखना होगा कि ममता बनर्जी इतनी आसानी से हारने वाली नहीं, क्योंकि वो उनका गढ़ कहलाता है। जी तो राजीव, अगर शिवसेना के संजय राउत की बात करें तो संजय राउत ने साफ तौर पे कह दिया कि शिवसेना पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि ममता बनर्जी शेरनी है वहां पे। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना की तरफ से बिल्कुल कह दिया गया है कि ममता बनर्जी वहाँ की शेरनी है, यानी कि उनका गढ़ है वो, और गढ़ में ममता बनर्जी को हराना बहुत ही मुश्किल बात है। मगर इसीलिए कहीं ना कहीं शिवसेना ने बिल्कुल हाथ अपने पीछे कर लिया, क्योंकि ममता बनर्जी एक ऐसा चेहरा है जिसको पूरी दमखम रखती है आसाम के अंदर और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के अंदर। मगर जिस तरीके से बात करें आसाम की, तो आसाम के अंदर ममता बनर्जी को टक्कर देना इतना आसान नहीं है। ये भाजपा को भी पता है और भाजपा के जो उम्मीदवार है उनको पता है। मगर कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जाएगी और देखना होगा ममता बनर्जी को हरा पाते हैं या नहीं हरा पाते, क्योंकि उनके गढ़ में आकर उनको हराना बहुत ही मुश्किल बात है। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, देश में फिर से कहर ढा रहा है कोरोना संक्रमण। बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि 24 घंटे में 16,824 नए केस सामने आ चुके हैं और एक दिन में कोरोना से 113 लोगों की मौत हो चुकी है। और देश में अब तक कोरोना से 1,57,584 की मौत हो चुकी है। जिस तरीके से लगातार देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौतों का जो आंकड़ा है वो भी बरकरार है, कहीं ना कहीं ये आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। तो लगातार सरकार भी अपील करते हुए नजर आ रही है कि घर में रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो तभी घर से बाहर निकलिए, लेकिन उसके बावजूद लगातार ऐसी लापरवाही देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि कोरोना से एक दिन में 13,788 मरीज ठीक होकर वो अपने घर भी वापस जा चुके हैं। तो बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देश में अब तक 1,73,364 कोरोना एक्टिव केस अभी बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बरकरार हो चुकी है। और लगातार जो कोरोना पॉजिटिव है वो भी बरकरार है। देश में अब तक
1,73,000 से ऊपर ये आंकड़े पहुंच चुके हैं। पॉजिटिव जो संख्या बताई जा रही है लोगों की, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आंकड़े बरकरार है, वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद लोग अपनी लापरवाही दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां देश भर में कोरोना की रफ्तार एक से फिर से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। 113 लोगों की मौत हो चुकी है एक दिन में। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ मौतों का आंकड़ा भी बरकरार है। कोरोना से एक दिन में 13,788 मरीज ठीक होकर वो अपने घर भी वापस जा चुके हैं और देश में अब तक 1,73,364 कोरोना एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। तो देश भर में जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार एक से फिर से बरपना शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। केरल की बात करें तो केरल में भी इस तरीके का हाल देखने को मिल रहा है। तमाम जगह, तमाम राज्यों की बात करें, पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहां पर भी हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन हालांकि ये भी खबर सामने आ रही है वहां पर मौतों का आंकड़ा में अभी कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन कोरोना की जो रफ्तार है वो कई राज्यों में देखने को मिल रही है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, देश भर में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर से बरपना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में क्या है कुछ अपडेट? देखिए करिश्मा, लगातार 24 घंटे की अगर आंकड़े की बात करें कि महाराष्ट्र में चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए पिछले एक हफ्ते से 8 से 10,000 के बीच जो है 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो आ रहे हैं। ऐसे में चौंकाने वाले मामले हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया कि 9,855 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वो कहीं न कहीं 136 दिनों के जो पुराने रिकॉर्ड थे उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ा है। एक दिन का ये रिकॉर्ड है, तो जाहिर तौर पर सरकार कहीं कहीं इसको लेकर चिंतित है। लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव रेट की अगर बात करें तो 1,300 अगर लोगों को चेक किया जाता तो उसमें 13 लोगों को पॉजिटिव पाया जाता। तो जाहिर तौर पर 13% का आंकड़ा जो पॉजिटिव रेट है मुंबई का, महाराष्ट्र का, तो जाहिर तौर पर ये कहीं न कहीं बहुत ही ज्यादा और बहुत ही चौंकाने वाला है। यही वजह की आए दिन सरकार जो है मीटिंग कर रही है, प्रशासन को अलर्ट कर रही है, बीएमसी को अलर्ट कर रही है, मुंबई पुलिस को अलर्ट कर रही है। मुंबई पुलिस लगातार कार्रवाई पे कार्रवाई कर रही है। तो लगातार कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, मुंबई मनपा की तरफ से ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से पिछले दिनों में देखा गया है कि महज 13 दिनों में मुंबई पुलिस ने 56,000 लोगों के ऊपर कार्रवाई की है, जिसमें अगर वसूली की बात करें तो 1,16,00,000 की वसूली की गई है सिर्फ मास्क नहीं पहनने वालों पर। तो जाहिर तौर पर आप देख रहे कितनी संवेदनशील मामला है और कितने लापरवाह लोग हैं इस तरह से मुंबई में। बिल्कुल सत्य प्रकाश, जिस तरीके से लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है क्योंकि कोरोना के केस जिस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि यहाँ सरकार तो अपील कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को भी एक सोचना चाहिए कि अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो दूसरों को कैसे स्वस्थ रखेंगे। लेकिन दूसरी बात ये भी बात करें, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है कि लोग अगर मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो 1,000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। क्या लगता है कि सख्ती से जनता को कोई जागरूक हो रही है या संभल रही है? देखिए प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। प्रशासन ये चाहता है कि लोग अपनी जिम्मेदारियां समझे। यही वजह है कि प्रशासन ने जो जुर्माने की राशि उसको बढ़ा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार देखा जा रहा है कि लोग मास्क नहीं लगाते हैं और मास्क बिना लगाए ही सफर करते हैं, बाहर जाते हैं। प्रकाश, एक बड़ी बात यह है, लोगों को पता है वहां पे सारे हालात जिस तरीके से बढ़ते नजर आ रहे हैं, बहुत खराब स्थिति में ये पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के जो हाल है, कोरोना की रफ्तार जिस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोगों को पता है कि हम मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और यही लापरवाही हमें आगे समय में भुगतनी पड़ सकती है। उसके बावजूद ये बड़ी लापरवाही। देखिए मुंबई की जीवन शैली है, महाराष्ट्र की जीवन शैली है कि लोग यहाँ कमाने के लिए दूसरे देशों, दूसरे राज्यों से आते हैं। उसके लिए उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी ये होती है कि वो घर से बाहर निकले और कमाने के लिए। ऐसे में मास्क लगाया नहीं लगा है, कोरोना है या नहीं है, उसकी चिंता उनको नहीं है। उनके बेहतरी की चिंता है कि जिस तरह से आर्थिक स्थिति के लिए हालात खराब है उसको कहीं न कहीं सही किया जाए, परिवार को सही तरीके से रखा जाए, उसके लिए वो लोग निकलते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र और पुलिस और मनपा कार्रवाई कर रही है वो कहीं न कहीं बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि आए दिन जैसे ही आप बाहर निकलते, बिना मास्क निकलते, तुरंत कार्रवाई हो जाती है। उसके बावजूद कार्रवाई होने के बावजूद भी देखा जाता है कि बिना मास्क लोग सफर करते हैं। तो कहीं न कहीं खुद की लापरवाही के द्वारा लोगों की जान
वो जोखिम में डालने वाली बात सामने आ रही है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, लगातार जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही, दूसरी तरफ एक दुखद खबर ये भी है कि जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार तो बढ़ रही है, तो मौतों का आंकड़ा भी लगातार बरकरार है। लोगों को समझना चाहिए, लगातार सरकार भी अपील करती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। विधानसभा में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बयान पर सियासी बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल सीएम उद्धव विधानसभा में बाबरी मस्जिद के विध्वंस का जश्न मनाते हुए नजर आए और जिसके बाद कांग्रेस नेता संजय भाषण पर भड़क गए। दरअसल कांग्रेस नेता संजय निरुपम सीएम पर वार करते हुए ये कहते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री द्वारा बाबरी मस्जिद को लेकर विधानसभा में जश्न मनाना बेहद शर्मनाक है और गैर संवैधानिक है। और क्या कुछ कहा संजय निरुपम, आपको सुनाते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र विधानसभा में सदन में खड़े होकर के जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद के विध्वंस का एक जश्न मनाते हुए भाषण दिया और गर्व व्यक्त किया, फक्र व्यक्त किया, वो सर्वथा आपत्तिजनक है। यह गैर संवैधानिक बात है, गैर कानूनी बात है और देश में जो सेकुलरिज्म की विचारधारा के आधार पर देश में कामकाज चल रहा है उस भावना के खिलाफ है। जो महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी है जिसमें 3 पार्टियों की सरकार चल रही है, उसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिसका मूल मंत्र सेकुलरिज्म है। और अगर मुख्यमंत्री ही उस सेकुलरिज्म के भावना के खिलाफ बोलेंगे तो मुझे लगता है कि इससे महाराष्ट्र में एक बड़े वर्ग को बहुत कष्ट होगा। दूसरी बड़ी बात, वहां पर कांग्रेस एनसीपी के सारे बड़े नेता थे, मंत्री थे, विधायक थे, उनकी तरफ से आपत्ति होना चाहिए था। मुख्यमंत्री अचानक मुख्यमंत्री की भूमिका भूल के एक शिवसेना के कार्यकर्ता के तौर पर मानो कहीं औरंगाबाद के चौराहे पर खड़े होकर भाषण दे रहे हों, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और हमारे सभी लोगों को तो वहीं शिवसेना ने फैसला किया है कि वह पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगी और शिवसेना नेता संजय राउत ने एक ट्वीट में बताया है कि पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा के बाद ये अहम निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगाल की शेरनी बताते हुए संजय राउत ने लिखा कि शिवसेना एकजुटता से उनके साथ खड़ी है। और शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट में लिखा है कि शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ इस मामले पर हुई अहम बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और पश्चिम बंगाल में दीदी बेनाम सभी की लड़ाई है और सभी विरोधी पार्टियां एम मनी मसल और मीडिया को एम ममता दीदी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे देखते हुए शिवसेना ने निर्णय लिया है कि वह पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो यूपी के अयोध्या में जिला महिला अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है और जिसकी वजह से अस्पताल में आने वाले मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और उन्हें मजबूरन प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जिसके चलते उनके जेब पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। और जिला महिला अस्पताल में जहां स्त्री रोग विशेषज्ञ के 10 पद सृजित हैं और वहीं 2 डॉक्टरों से पूरे अस्पताल की ओपीडी और सर्जरी कराई जा रही है। यही नहीं, महिला अस्पताल में बेहोशी के 5 डॉक्टरों का पद सृजित है और यहां पर मात्र 1 डॉक्टर के माध्यम से सर्जरी को ऑपरेट किया जा रहा है। तो वहीं जिला महिला अस्पताल के CMS डॉक्टर SK शुक्ला का ये कहना है कि डॉक्टरों की कमी से
की वजह से महिला अस्पताल में मरीजों के साथ अस्पताल प्रशासन को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ जिला महिला चिकित्सालय अयोध्या में, जो कि मंडल लेवल पर स्थित है, यहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ के कुल 10 पद सृजित हैं, जिसके अगेंस्ट केवल वर्तमान में 2 ही डॉक्टर कार्यरत हैं, डॉक्टर जोया वर्मा और डॉक्टर प्रियंका जैन। इसके अलावा 2 डॉक्टर संविदा पर वॉकिंग इंटरव्यू के माध्यम से हैं, जबकि और उसके बाद में यहाँ पर एमसीएच विंग और पुरानी बिल्डिंग सब मिला के बेड की संख्या बढ़ने के कारण एनेस्थेटिस्ट के 5 पद हैं, जिसके सापेक्ष केवल 1 ही एनेस्थेटिस्ट है। और सीएमओ लेवल पे मैंने 2 डॉक्टरों को अटैच करवा के यहाँ पर किसी तरीके से चिकित्सालय का कार्य करवा रहा हूँ, जिससे कि पब्लिक को कोई परेशानी ना हो पाए। फिर भी डॉक्टरों की इतनी ज़्यादा कमी है कि इससे चिकित्सालय को चला पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सर, डॉक्टर की कमी से प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कोई ठीक से देखता नहीं है कि हाँ जब मरीज है तो लाओ देख लें सही से उसको, मतलब हम कोई फैसिलिटीज़ दे पाएँ, तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है यहाँ पे। डॉक्टरों को इतनी कमी है कि ये लाइन लगी है, देख रहे हैं आप, सुबह से शाम हो जाएगी, दूसरा दिन दे देंगे उनको कि हाँ आप दूसरे दिन आइए। अभी कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई क्या कहते हैं साथ का हो, जैसे स्टाफ का हो, तो उसको पहले दिखा दिया जाएगा कि हाँ आप स्टाफ से हो तो लाओ चलो तुम्हें पहले दिखा। तो पंजाब के बरनाला शहर को साफ सुथरा रखने के लिए शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन, सिविल हॉस्पिटल, पुलिस थाना, पार्क, बस स्टैंड, शहर के मुख्य चौक समेत सभी जन स्थानों पर 10 पब्लिक टॉयलेट बनाए गए हैं। तो वहीं महिलाओं की सुविधा के लिए शौचालयों में सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन की सुविधा भी इस टॉयलेट में उपलब्ध कराई गई है। बड़ा औखा सी जी, पलाटा पलूटा बाथरूम लैटरिन जाना पैंदा सीगा। हुण कोई भी आउंदा जांदा राहगीर आ कोई होर इत्थे अगली फ्लश जां बाथरूम कर सकदा जी। बहुत औखा सी जी, थां भालना पैंदा जी भी इधर किधर जाइए। हुण बणियां भी थां जिथे मर्जी वाला बंदा जा सकदा जी। बहुत वधिया धन्नवाद सरकार दा जो इन्हां ने उपराला कीता। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਲਸ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀ। ਆਪਣੇ ਬਰਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ODF++ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਲਟਸ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਰਾमीटर ਤੇ खरे उतरे है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ODF++ ਦੀ सर्टिफिकेट। तो वहीं यूपी के शिवपुरी में एकदम फिल्मी अंदाज में एक कार मालिक को 2 महीने के भीतर एक नहीं 3 बार पुलिस ने पूछताछ के लिए आधी रात को घंटों पूछताछ की। आरोप ये है कि उनकी कार द्वारा जो घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिससे परेशान होकर कार मालिक अब अपनी कार को पुलिस के हवाले करना चाहता है। फिलहाल पुलिस बारीकी से इसकी जांच कर रही है। मतलब गाड़ी में नंबर प्लेट अपनी लगा के नंबर डालकर चोरी कर रहा है। तो सबसे पहले फिजिकल कोतवाली पुलिस आए थे, अंकित उपाध्याय जी थे। उन्होंने जो है पौरी तक गए थे, मैसेज का स्कूल है वहाँ तक ढूंढने हमें। उसके बाद में उन्होंने कोतवाली बुलाया हमको, शाम को बुला के गाड़ी की देख परख करके छानाबीनी करके घर भेजा दिया। उसके बाद में 16 फरवरी को ग्वालियर की पुलिस आई, वहाँ से भी एक गाड़ी चोरी हुई थी। तो उनको एसपी का आवेदन बता दिया, एसपी साहब को आवेदन दिया था पहले। तो वो आवेदन देख के और गाड़ी की छानाबीनी करके वो वापस लौट गई। अब जो है तीसरी बार अभी 22-23 की रात में आगरा पुलिस आई। तो 22-23 की रात में आगरा पुलिस आई, उन्होंने आके रात में 2 बजे उठाया, उठा के कोतवाली ले गए। वहाँ पे पूछा तलाशी की रात में। फिर जो है जो पार्टी थी साथ में वो कह रही कि ये तो नकली इंजन होगा, इसमें पुरानी गाड़ी है। तो रात में ही मिस्त्री को बुलवाया इंजन नंबर, चेचिस नंबर दिखाने।
फिर 3 बजे जो है मिस्त्री आए, विनोद ओझा मिस्त्री थे, उन्होंने इंजन नंबर चेचिस नंबर बताया। फिर आगरा की पुलिस जो है वापस चली गई सुबह 5 बजे। अब उनका द्वारा फ़ोन आया परसों नरसों के, आप गाड़ी का पता पाड़ो, छानबीन करो, और नहीं तो फिर आप पे कार्रवाई। तो यूपी के मिर्जापुर में आबकारी विभाग ने अवैध रूप से कच्ची शराब बना रहे अड्डों पर छापेमारी की है। दरअसल आपको बता दें, छापेमारी के दौरान 50 लीटर कच्ची शराब समेत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही भारी मात्रा में शराब बनाने वाले केमिकल उपकरण बरामद किए हैं। बता दें आपको ये भी कि बरामद की गई अवैध शराब को प्रशासन ने जेसीबी से नष्ट करवा दिया है। और गौरतलब ये है कि कुछ दिन पहले ही शराब पीने से तबीयत खराब होने से 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से आबकारी विभाग हरकत में आया और कार्रवाई को अंजाम दिया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में मेरे नेतृत्व में पुलिस की, आबकारी की और प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा दबिश की छापेमारी कार्रवाई 2 तारीख से लगातार संचालित है, जो कि 8 तारीख तक चलनी है। 1 सप्ताह का विशेष अभियान है। इसी क्रम में हम अपनी संयुक्त टीम के साथ में थाना मड़िहान पुलिस को लेकर के आज कंजड़ बस्ती मड़िहान में राजगढ़ के बगल में है, वहाँ पे दबिश की कार्रवाई किए हैं। उस दबिश के दौरान में 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है। मौके पर 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। कल पुलिस और लालगंज थाना क्षेत्र के द्वारा संयुक्त कार्रवाई लालगंज तहसील में की गई, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें जेल भेजा गया। आज माननीय न्यायालय में महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल आज फिर राज्य के औरंगाबाद शहर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक कोविड अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना के बाद अस्पताल में महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान जरूर खड़े कर दिया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये घटना 2 दिन पहले की है, जब नाइट ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर ने अस्पताल में राउंड अप के समय एक महिला के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया। डॉक्टर की इस हरकत पर महिला ने जमकर हंगामा किया और अपना विरोध जताया। इस मामले की जानकारी प्रशासन तक पहुंचने के बाद डॉक्टर और इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक डॉक्टर पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है और इस पर अस्पताल प्रशासन कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। औरंगाबाद शहर में हमारा जो कदमपुरी का कोविड केयर सेंटर है, वहाँ से तकरार प्राप्त हुई और हमने उसकी जांच करने के बाद ऐसा पता चला है कि हमारा एक आयुष डॉक्टर, कोविड डॉक्टर, वो राउंड के दरम्यान एक महिला से डिस्चार्ज के बारे में बातचीत हुई। तो वो डिस्चार्ज देने के संदर्भ में से डॉक्टर ने रात को वो महिला रुग्ण को 1:30-2 बजे फ़ोन पर। नमस्कार, भारत के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।